और खराब होते जा रहे थे। हाईजैकर्स सच में यह मान बैठे थे कि विमान 11 घंटे बिना रुके उड़ सकता है। उन्हें यह गलत फहमी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एयरलाइन की इन फ्लाइट मैगजीन में कुछ पढ़ा था, लेकिन वे जानकारी को पूरी तरह गलत समझ बैठे थे। कैप्टन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने फ्यूल इंडिकेटर्स की तरफ इशारा किया जो साफ दिखा रहे थे कि विमान के पास नैरोबी या मोम्बासा तक पहुंचने लायक ही ईंधन बचा है। ऑस्ट्रेलिया जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैप्टन ने शांत लहजे में समझाया कि थियरी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, लेकिन हाईजैकर्स कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उनकी नासमझी जल्दी गुस्से में बदल गई। एक हाईजैकर ने बम फोड़ने की धमकी दे दी, जबकि बाकी यात्रियों को काबू में रखते रहे ताकि कोई विरोध न कर सके। कैप्टन समझ गए कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। अगर विमान और यात्रियों को बचाना था तो उन्हें हाईजैकर्स को चकमा देना होगा। कैप्टन ने सावधानी से विमान की दिशा हल्की सी मोड़ दी। हाईजैकर्स को लगा कि विमान ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में कैप्टन ने विमान को मोम्बासा की ओर मोड़ दिया। इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। शांत लेकिन गंभीर आवाज में उन्होंने हाईजैकिंग की सूचना दी और बताया कि वे दिखाने के लिए हाईजैकर्स का आदेश मान रहे हैं, लेकिन असल में विमान को मोम्बासा की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हाईजैकर्स को जल्दी ही शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन को ग्राउंड से बात करते हुए देख लिया और बेचैन हो गए। अचानक एक हाईजैकर गुस्से में कॉकपिट में घुसा। उसने बिना किसी चेतावनी के कैप्टन का हेडसेट खींचकर फेंक दिया, जिससे सारी संचार लाइन कट गई। अब कैप्टन पूरी तरह अकेले थे और 39,000 फीट की ऊंचाई पर हाईजैकर्स का सामना कर रहे थे। विमान के अंदर हाईजैकर्स लगातार कैप्टन को अपनी योजना के मुताबिक उड़ाने के लिए मजबूर कर रहे थे। हालात को और गंभीर बनाने के लिए एक हाईजैकर ने कैप्टन को आदेश दिया कि वे ऑस्ट्रेलिया फोन करें, लेकिन यह असंभव था। विमान में ऐसा कोई फोन सिस्टम नहीं था जो इंटरनेशनल कॉल कर सके। हालांकि कैप्टन को इसमें भी एक मौका दिखा। तेजी से सोचते हुए उन्होंने हाईजैकर्स को सच्चाई बताई कि ऑस्ट्रेलिया से सीधे संपर्क करना संभव नहीं था। इसके बजाय उन्हें किसी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करना होगा जो फिर ऑस्ट्रेलिया को संदेश भेज सके। कैप्टन को उम्मीद थी कि इस बहाने से वे दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर पाएंगे। अगर वे ऐसा कर पाते तो वे हाईजैकिंग की ताजा स्थिति बता सकते थे और गुप्त रूप से मदद मांग सकते थे। लेकिन जमीन पर नैरोबी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब भी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें हाईजैकिंग की पुष्टि के लिए और जानकारी चाहिए थी। उनके नजरिए से सबसे सही और सुरक्षित विकल्प यही था कि विमान को जल्द से जल्द मोम्बासा में उतार लिया जाए। कैप्टन को इस बात का पूरा एहसास था कि खतरा अब चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वह हाईजैकर्स को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि मोम्बासा में लैंडिंग ही उनका आखिरी विकल्प है। उन्होंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि विमान के पास ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स ने सुनने से इनकार कर दिया। वे अपनी योजना में इतने अंधे हो चुके थे कि किसी भी हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे। कैप्टन जानते थे कि तर्क से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने एक आखिरी जोखिम उठाने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जो या तो विमान को बचा सकता था या स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता था। उन्होंने लाउडस्पीकर ऑन कर दिया ताकि हाईजैकर्स खुद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आवाज सुन सकें और समझ सकें कि विमान के पास ईंधन बहुत कम है। लेकिन हाईजैकर्स अब भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थे। वे अपनी जिद पर अड़े रहे और किसी भी तर्क को अनदेखा कर दिया। अब विमान मोम्बासा से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर था और उसके पास केवल 2 घंटे का ईंधन बचा था। नैरोबी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब भी इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। वे फ्लाइट 961 के दोबारा संपर्क करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान की ओर से कोई कॉल नहीं आई। अब विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ रहा था और उसका ईंधन खतरनाक रूप से खत्म हो रहा था। हाईजैकर्स अब भी यही मान रहे थे कि वे ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कैप्टन हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास समय भी कम था, ईंधन भी खत्म हो रहा था और विकल्प भी न के बराबर थे। लेकिन इन आखिरी पलों में भी कैप्टन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। को पायलट की सीट पर बैठे हुए कैप्टन ने विमान को कोमोरोस आइलैंड्स की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि विमान के पास ईंधन खत्म होने से ठीक पहले यह क्षेत्र आ सकता है। अगर वे इन द्वीपों के करीब रह पाए तो हो सकता है कि किसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग का कोई मौका मिल जाए। इसी दौरान हाईजैकर्स का लीडर, जिसने जबरदस्ती कैप्टन की सीट पर कब्जा कर लिया था, नशे में धुत विस्की पीते हुए प्लेन के कंट्रोल्स से खेल रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विमान कैसे काम करता है। वह कॉकपिट के बटन और लीवर को ऐसे दबा रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। कैप्टन ने एक बार फिर चेतावनी दी और फ्यूल इंडिकेटर्स की ओर इशारा किया। उम्मीद थी कि शायद इस बार हाईजैकर्स हालात की गंभीरता को समझेंगे, लेकिन हाईजैकर्स ने फिर से उनकी बात अनसुनी
पूरी कर दी। उनका लीडर, जिसे विमान संचालन की कोई समझ नहीं थी, कॉकपिट के कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ करता रहा। इससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब कैप्टन समझ चुके थे कि उनके पास बहुत ही कम विकल्प बचे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि किसी तरह विमान को हवा में बनाए रखा जाए जब तक कि फ्यूल पूरी तरह खत्म न हो जाए। उसके बाद वह विमान को ग्लाइड करते हुए कोमोरोस आइलैंड्स की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे और किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। दोपहर 2:41 पर फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया। इंजन अब भी चल रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। क्रैश से 41 मिनट पहले विमान कोमोरोस आइलैंड्स के और करीब पहुंच चुका था और अब भी 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कैप्टन की कैलकुलेशंस एकदम सही साबित हो रही थी। तभी कॉकपिट में लो फ्यूल अलार्म बजने लगा। यह संकेत था कि इंजन अब पूरी तरह बंद होने वाले हैं। कैप्टन, जो किसी भी तरह सभी यात्रियों को बचाना चाहते थे, हाईजैकर्स से विनती करने लगे कि उन्हें विमान लैंड करने दें। हाईजैकर्स को अब भी यकीन नहीं था कि ईंधन खत्म हो चुका है। वे जिद पर अड़े रहे और कप्तान को 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान जारी रखने का आदेश देते रहे, बिना यह समझे कि अब प्लेन ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता। विमान खतरे के एकदम करीब था। इंजन किसी भी पल बंद हो सकते थे। दोपहर 2:40 पर विमान अचानक झटका खाकर हिला। दाहिना इंजन फेल हो चुका था। एक तरफ से टर्बोफैन की